सीएनबीसी आवाज में आप सबका स्वागत है। इस खास शो में आरबीआई के नए गवर्नर के नाम पर जो सस्पेंस बरकरार था वो आखिरकार खत्म हो गया है। आरबीआई के मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन के उत्तराधिकारी उर्जित पटेल होंगे। अभी उर्जित पटेल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको यह खबर पहुंचाई। उर्जित के सामने चुनौतियां क्या है और क्या है बाजार और इंडस्ट्री की उम्मीदें उर्जित पटेल से। अगले आधे घंटे तक हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ हम आपको पहले बता दें कि इस खास चर्चा में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब उर्जित पटेल का नाम जो है उनका नाम सामने आया तो राजीव कुमार जो कि आरबीआई गवर्नर हैं, सर्च कमेटी के सदस्य जो है, उनका क्या कहना है उर्जित पटेल के सिलेक्शन पर? लोगों ने कोई चुनाव नहीं किया था। हमारी समिति जो थी कमेटी थी, उन्होंने तो एक नाम की पैनल भेजी थी प्रधानमंत्री के लिए। तो ये सरकार ने मतलब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने मिलकर ही ये नतीजा अपना दिया है। उसमें हम लोगों का योगदान सिर्फ कुछ नामों की एक सूची भेजने की थी। उर्जित पटेल के नाम पे जो मुहर लगी है उस पर आखिर क्या कुछ उम्मीदें अब निकलकर सामने आएंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा भी बने हुए हैं, साथ ही हमारे सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या और हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय बग्गा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर नाम का अनाउंस हो चुका है, उर्जित पटेल का जो है नाम वो निकल कर आया है, सस्पेंस जो था वो आखिरकार खत्म हो चुका है, आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है इसका? देखिए, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने थर्सडे को भी जब आपका शो मैंने किया था तो सुबीर गोकर्ण और उर्जित पटेल का नाम चल रहा था, तो आवाज ने ऑलरेडी ये शॉर्टलिस्ट में थे, आपके टॉप शॉर्टलिस्ट में। ओवरऑल कंटिन्यूटी है। अगर आप देखें राजन साहब की जो नीतियां थी वो उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशन से चल रही थी, तो कंटिन्यूटी है। हॉकिश है राजन की तरह, ऑस्टेरिटी इकोनॉमिस्ट है, आईएमएफ की ट्रेनिंग है, 1990 में आईएमएफ में काम कर चुके हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। एफआईज इसको वेलकम करेंगे, रेटिंग एजेंसीज वेलकम करेंगे कि कंटिन्यूटी और मॉनेटरी पॉलिसी की स्थिरता रहेगी। और तीसरा, बॉन्ड मार्केट में रिएक्शन आएगा, क्योंकि अब जो रेट कट की उम्मीद थी मार्केट का सेंटिमेंटली के नया आरबीआई गवर्नर आएगा, नए नजरिए से देखेंगे, वो अभी पीछे हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर तक नहीं आ सकता रेट कट, ये लगेगा। बॉन्ड मार्केट में रिएक्शन है, रुपी का एप्रिसिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है। एफसीएनआर का जो रिडेम्पशन हैंडल करना है उस पर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी है, ऑलरेडी ये आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी चला रहे थे। मार्केट्स के लिए थोड़ा न्यूट्रल से पॉजिटिव नजरिया रह सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल जो प्रोस्पेक्ट है वो देखने को मिल सकता है मार्केट के लिए। लेकिन लक्ष्मण, आपसे जानना चाहूंगी, अभी इससे पहले भी जब हम बातचीत कर रहे थे और पिछले कई दिनों से कई नाम निकलकर सामने आए थे, चाहे वो अरविंद पनगड़िया का नाम हो, शक्तिकांत दास का नाम हो या फिर सुबीर गोकर्ण का नाम हो, लेकिन आखिरकार उर्जित पटेल के नाम पर मुहर जो है वो क्या सोचकर लगाई गई? आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल 5 नाम सर्च कमेटी ने सुझाए थे सरकार के पास। उसमें से एक नाम था जो सबसे ऊपर था, वो था उर्जित पटेल, उसके बाद सुबीर गोकर्ण, कौशिक बसु, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, शक्तिकांता दास और यहां तक कि अरविंद पनगड़िया तक के नाम आए थे। लेकिन उनमें 2 नामों में काफी क्लोज फाइट था, जो मुझे सूत्रों से पता चला है। एक था अरविंद सुब्रमण्यम, माफी चाहूंगा, एक थे आपको सुबीर गोकर्ण और उर्जित पटेल। लेकिन काफी हद तक संभावना थी उर्जित पटेल के बनने की, और मैं पिछले 48 घंटे से बार-बार जब भी हमारे शो में मैं आया, मैं ही कह रहा था कि 99% संभावना है उर्जित पटेल बनेगा, और वही आखिरकार हुआ। और ये भी खबर पहले सबसे पहले हमने बताई आपको। और इसके पीछे सबसे बड़ी दलील यही दी गई, जो सर्च कमेटी के लोग या फिर सरकार के सूत्रों से हमने पूछा, तो कि रघुराम राजन ने जो विरासत रखी थी, जो पॉलिसी बनाई थी, जो पॉलिसी पे फैसले लिए थे, उसको कैसे आगे निरंतर जारी रखा जाए, सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था। उर्जित पटेल के नाम के चयन करने के पीछे एक बड़ी वजह थी, ये अगर बनते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर तो एक कंटिन्यूटी रहेगी, निरंतरता रहेगी, बड़ा बदलाव नहीं आएगा, किसी तरह का झटका नहीं आएगा, लोग इसको सकारात्मक तरीके से लेंगे। यही वजह है कि उर्जित पटेल के नाम पर आखिरकार जाकर सहमति बनी और अंतिम मंजूरी मिली। बिल्कुल। एसोचैम के सुनील कनौरिया प्रेसिडेंट जो है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? ऐसा जी, अच्छी बात है। एक कंग्रेचुलेशन टू उर्जित पटेल जी। ये कंटिन्यूटी रहेगी, जैसे दूसरों ने भी कहा है कि ये कंटिन्यूटी रहेगी। तो आरबीआई में आज कई सालों से काम कर रहे हैं, एज डिप्टी गवर्नर, मॉनेटरी पॉलिसी में भी काम कर रहे हैं।
तो एक ओवरऑल एक उन्हें मालूम रहेगा क्या चैलेंजेस हैं आज के माहौल में फाइनेंशियल सेक्टर में। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। मैं समझता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी में काफी कुछ काम हो चुकी है और एक नजरिया आ गया है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे चलकर जो वहाँ पर काम करना बहुत जरूरी है और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए, वो है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। वहाँ पर बहुत सारी चैलेंजेस हैं। कई प्रोग्राम्स, कई स्कीम्स लाए गए हैं लास्ट 2 साल में जो एनपीएल्स को एड्रेस करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि उस पर ध्यान देकर कि कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बैंकिंग सेक्टर में इम्प्रूव किया जाए, कैसे सिलेक्शन किया जाए, ताकि जितने डिले होती है वो चैलेंजेस और इकॉनमी में बढ़ेगी। वहाँ पर ही अभी फोकस होना चाहिए जो भी गवर्नर आ रहे हैं, और इंडस्ट्री की तरफ से यही रहेगा कि फोकस करके कैसे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को फिर से लाया जाए, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो कई सारी चुनौतियां जो हैं वो भी इनके सामने बनी हुई है। प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सीनियर एडिटर। प्रदीप, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से यहाँ पर अभी सुनील कनौरिया साहब भी बता रहे हैं, साथ ही अजय बग्गा साहब ने भी बताया कि एक कंटिन्यूटी तो है लेकिन चैलेंजेस भी कई सारे हैं यहाँ पर उर्जित पटेल के लिए। बिल्कुल, तो जो स्टेबिलिटी वापस लाने का, महंगाई पर काबू करने का लक्ष्य था, वो तो रघुराम राजन हासिल करके जा रहे हैं। तो अब नए गवर्नर पे दरअसल चुनौतियां ये होंगी कि एक तरफ आपने महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, उसको नीचे रखना है, जो 6% के आसपास फिर पहुंच गई है, जो आरबीआई का टॉलरेंस लेवल है, अगर उसके ऊपर निकल गई तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों निकल गई, तो वहां पर हॉकिश होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर दबाव यह है कि इस महंगाई को काबू लाने के चक्कर में जो ग्रोथ पर असर पड़ गया है, आज आप देखिए कि ब्याज दरें ना घटने की वजह से और एनपीएस के प्रॉब्लम की वजह से बैंकों की जो टोटल डिसबर्समेंट चल रही है, जो नए लोन देने की रफ्तार है, वो करीब सिंगल डिजिट में चल रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए रेट कट करना जरूरी है। अब ये कैसे इसको टर्न करेंगे पूरे साइकिल को, ये एक सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बन जाएगी। वहीं अगर आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो कनौरिया साहब कह रहे हैं उस पर भी नजर डालें तो एनपीएस का बाहर निकालने का काम तो राजन साहब ने कर दिया। अब इनको रिजॉल्व करने का, इन एनपीए को फिर से परफॉर्मिंग एसेट बनाने का जो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, वो नए गवर्नर पे आ जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं। सर, अब उर्जित पटेल जो है वो नई कमान संभालने वाले हैं रिजर्व बैंक गवर्नर के तौर पर, आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो इसका बहुत स्वागत करता हूँ, और ये जो है वो कंटिन्यूटी, क्योंकि वो डिप्टी गवर्नर थे, वो देखते थे कि किस तरह से पॉलिसी वगैरह फ्रेमवर्क होती है। और ये पहले भी डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी जो डिप्टी गवर्नर थे एलिवेट हुए थे गवर्नर में, और उनका टर्म भी बहुत अच्छा था। जैसे मैं कहूँगा 2008 में जैसे ही क्राइसिस आई तो उन्होंने देखा कि लिक्विडिटी को एड्रेस करना है, तत्काल उन्होंने सीआरआर कट किया था। तो ये इतनी उनको समझ होती है। और उर्जित पटेल साहब बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, और मुझे इनके साथ एसबीआई के बोर्ड में भी ये थे काम करने का अनुभव हुआ। और मैं ये कहूँगा कि बहुत फाइन जेंटलमैन है, और जब इनको लगता है कि जो उनकी पोजीशन है वो पूरी तरह ठीक नहीं है तो दूसरे पक्ष की बात को मान लेते हैं और उसको जो है उसके हिसाब से चलाते हैं। तो मैं एक पर्सनल एग्जांपल भी दे सकता हूँ अगर आपके पास टाइम हो तो। जी 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 दो अच्छा, ऐसा था कि स्टेट बैंक के बोर्ड में हम लोग जो है सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को फंडिंग करते थे। तो एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ऑफ व्हिच आई एम ए प्रोडक्ट, तो उसको 1 करोड़ रुपए का एक डोनेशन दिया गया था। और उस डोनेशन का जब प्रपोजल आया तो मैं उठ के चला गया। मैंने कहा आई एम एक स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, हालांकि इसमें मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार या कोई आदमी यहाँ का वाइस चांसलर या फैकल्टी है। इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सिलेक्शन एडमिशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैट। तो ये कर, तो रिजर्व बैंक का जब ऑडिट आया तो उन्होंने इस पे ऑब्जेक्ट किया और ओरली कहा। मैंने कहा आप लिख के दीजिए कि ये गलत हुआ है, तो लिख के देने में आनाकानी करें। तो मैंने जो है सीधा फोन उठाया और डॉक्टर पटेल साहब से कह दिया कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा इसमें मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई चीज गलत हुई है, और अगर आपका फिर भी मानना है कि ये गलत हुआ है तो मेरे 2 महीने रहते हैं टर्म फिनिश करने में, तो मुझे एक रिप्रीमांड लेटर दे दीजिए। तो बोले नहीं, मुझे आधा घंटा टाइम दीजिए।
तूने आधा घंटा सारा फाइल वगैरह देखा, सारी सिचुएशन को समझा, डीलिंग ऑफ, और आधे घंटे के बाद मेरे पास आए, कहने लगे मिस्टर चौधरी आई एम ड्रॉपिंग द मैटर। तो ये इन पे जो बड़प्पन है कि देखना कि जस्ट बिकॉज मेरे अफसर ने इसको पुटअप किया है, इसको मैं परसू करूंगा, उस पर पुनर्विचार करने की जो उनकी क्षमता है, दैट इज मोस्ट रिमार्केबल टू माई माइंड। और दूसरी, हाँ बिल्कुल सर, बैंकिंग सेक्टर से आपसे पूछना चाहूंगी, इस वक्त जो है सेक्टर में आरबीआई इज वेरी वीक। देखिए, ये आरबीआई के डीजी नहीं थे बैंक रेगुलेशन में, और बैंक रेगुलेशन इज वेरी वीक। और डॉक्टर राजन चाहे जो मर्जी कहते रहे, इट इज एब्सोल्युटली सुपरफिशियल, बिकॉज जो प्रोविजनिंग है वो अलग बैंक में अलग है। यहाँ तो मतलब इतनी रिडिक्यूलस स्थिति है कि एसबीआई के एसोसिएट बैंक जब मर्ज हो रहे हैं तो जो अकाउंट्स एसबीआई में प्रोवाइडेड हैं, बड़े अकाउंट, मैं छोटे अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ 100 करोड़, उनमें एसोसिएट बैंक में प्रोविजन नहीं है, एसबीआई में प्रोविजन। तो क्या आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोविजनिंग? ये सब करने की बजाय ये सिर्फ अपना प्रचार करते थे। हर 2 महीने में पॉलिसी निकालो, टीवी में आओ, 3 घंटे टीवी को ब्लॉक करो, जस्ट टू से देयर इज नो चेंज। तो ये जो है, इनमें शोबाजी कम है और ये सॉलिड काम करने वाले आदमी हैं। बिल्कुल, प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। प्रदीप, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वक्त? जी चौधरी साहब, जो हम अभी बात कर रहे थे, आप शामिल हुए उसी वक्त की, साफ सफाई और एनपीए बाहर लाने का तो काफी काम हो गया। अब जो लोन बढ़ाने की, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लोन डिस्बर्समेंट बढ़ाने की चुनौती है, और जो एनपीए हो गया अब उसको फिर से स्टैंडर्ड बनाने, रिवाइव करने की चुनौती है, इसके लिए नए गवर्नर को क्या करना चाहिए? सिर्फ पब्लिसिटी हुआ है, काम बिल्कुल नहीं हुआ। काम मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक 500 करोड़ से ऊपर जिनके आउटस्टैंडिंग हैं और जो वीक अकाउंट्स हैं, उनमें हर बैंक में समान प्रोविजनिंग जब तक नहीं है, इट इज रॉन्ग टू से कि एनपीए रिकग्निशन का काम पूरा हो गया है। नहीं, काम पूरा, मेरा सवाल ये था कि काम का हल्ला हुआ। अब आप इन्हें क्या कहेंगे? नए गवर्नर को आप क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे? सलाह देने वाला कौन होता हूँ? किया जाए, क्योंकि हाँ, सलाह देने वाला कौन होता हूँ? मैं बहुत अनुभवी हैं, और जो विदेशों में भी जाते हैं, तो विदेशों में जो बैंक रेगुलेशन की बात है, पहली बात तो ये सुनिश्चित करें कि जो वीक अकाउंट्स हैं जहाँ पर प्रोविजनिंग है, हर बैंक में मिनिमम प्रोविजनिंग सेम होनी चाहिए। अगर किसी बैंक ने 10 किया है, 20 किया, आरबीआई उसमें आए, बोले मेरी समझ से इतनी प्रोविजनिंग होनी चाहिए, वो आरबीआई करते हैं। ओके, हमारे साथ फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट नैनालाल किदवई भी अब जुड़े हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। मिस किदवई, आप कैसे देखती हैं उर्जित पटेल के अपॉइंटमेंट को? एक हॉकिश गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं, ऐसा कहेंगे? जो उर्जित पटेल की जो अपॉइंटमेंट हुई है, हमें इस पर अच्छी हो रही थी। ये कंटिन्यूटी तो जरूर एस्टैब्लिश होगी। उर्जित गवर्नर रघुराम राजन के टॉप टीम के एक मेंबर थे। उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है कि वहाँ क्या सोच हो रहा था, कहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स पर असर पड़ रहा था, और जो इन्फ्लेशन की जो आप कह रहे हैं हॉकिश स्टैंस थे, वो तो शायद जरूर कंटिन्यू होगा। इंटरेस्ट रेट्स पर तो हमें यही ज्यादा जो असर पड़ रहा था, आप देखें तो पिछले 1-1.5 साल वो भी नीचे तो आ ही रहे थे, नीचे जैसे आ रहे थे। इश्यूज तो ज्यादा थे ट्रांसमिशन के बारे में कि ये इंटरेस्ट रेट्स हमें इकोनॉमी में फील नहीं हो रहे थे, और वो तो आरबीआई की तरफ से उन्होंने बहुत कर लिया था। मुश्किल तो ये है कि हमारे जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को आगे पास ऑन नहीं कर पाए, तो वो इशू तो अभी भी रहेगी जब तक हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और वो चेंजेस एनपीएस को पहले घटने हैं, डिपॉजिट रेट्स को। आपसे मैं एक दूसरा सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा, वो ये कि आप चूंकि एक फॉरेन बैंक में इतने सालों तक रहे हैं और विदेशी निवेशकों के साथ आपका बहुत करीब से इंटरेक्शन रहा है, एफआईआईज, फॉरेन बैंक्स, विदेशी ऑब्जर्वर्स डॉक्टर पटेल के अपॉइंटमेंट को किस तरह देखेंगे? ये वो कंटिन्यूटी यही देखेंगे, क्योंकि 2 चीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा देखते हैं, एक तो ये इन्फ्लेशन, और दूसरा और भी जो इशू बहुत ये फोकस में आता है, और वो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट।
और जो वॉलेटिलिटी हमारी रुपये में थी वो आरबीआई ने काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया है और उसके लिए और वो जो पॉलिसीज हैं वो तो आगे वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे पिछले 2-3 साल चले हैं। और तो यहाँ रिएक्शन ना तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा क्योंकि कंटिन्यूटी पर ही चलेगा। और इससे हमें खुशी है कि उर्जित पटेल जैसे गवर्नर आए हैं जिनकी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी में भी, और उन्होंने पहले हमारे गवर्नमेंट की तरफ से IMF का में भी रोल प्ले किया है और अब आरबीआई में उनका एक्सपीरियंस जो है, तो इससे जो एक्सपीरियंस उनका इंटरनल और एक्सटर्नल जो मिल रहा है पे थोड़ा दबाव देख सकता है। डेट मार्केट्स नहीं, दबाव तो वही हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स घटें और इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे और हमारे कैपिटल मार्केट्स में तो वैसे ही अभी पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स घट ही रहे हैं और वो डेट मार्केट में तो वो प्रभाव जरूर पड़ेगा। पर बोरोइंग रेट्स में वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो शायद और धीरे आ रही है। बिल्कुल मैम, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अब जो 7वें वेतन आयोग लागू होने वाले हैं, एक लिक्विडिटी जो है वो बढ़ने की संभावना यहाँ पर मार्केट में भी जताई जा रही है, लोगों के पास पैसा भी ज्यादा आने वाला है, ये भी एक अहम सवाल है। ऐसे में उर्जित पटेल जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनके लिए इन्फ्लेशन और विकास को उसके बीच तालमेल किस तरह से काबू कर पाएंगे वो? तो वो तो अभी हमें देखना ही होगा कि वो ये बैलेंसिंग एक्ट तो हर टाइम यही है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी को सब बैलेंस करके और उससे ज्यादा इकोनॉमी में हम ग्रोथ भी चाह रहे हैं, इसको कैसे वो करेंगे। पर जो उनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो जरूर ये पिछले 3-4 साल में भी एविडेंस थी क्योंकि वो भी आरबीआई के टॉप टीम के मेंबर थे। तो हमारी उम्मीद में तो जो चल रहा था वैसे ही पॉलिसीज अब चलेंगे। ग्रोथ वैसे धीरे धीरे वापस भी आ रहा है इकोनॉमी में, शायद ग्रोथ में और ध्यान पड़े। अब नई इकोनॉमिक ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसका भी प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ेगा और शायद इन्फ्लेशन पर जो ध्यान देना भी हो और वो ठीक ही है कि ध्यान दें, पर इन्फ्लेशन शायद इतना अभी हमें इतना वरी नहीं करना है उसके बारे में क्योंकि वो वैसे ही घट रहा है और गुड मॉनसून्स के वास्ते अब शायद फूड प्राइसेस अब और ऊंचा जाएंगे भी नहीं। तो इन्फ्लेशन वैसे कंट्रोल में और हमारे बस में रहा तो इंटरेस्ट रेट घटेंगे और लिक्विडिटी भी मार्केट्स में आते रहेगी। पर हमें ये मॉनेटरी तरफ से सब देखकर बैंकिंग स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है कि जैसे हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई घटाते गए पर ट्रांसमिशन बैंकिंग से नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ क्योंकि एनपीएज अभी भी काफी जबरदस्त है, इनको पहले नीचे आना है। ये इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि डिपॉजिट रेट्स काफी स्टिकी थे, तो बैंक्स अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये और जहां तक हमारी बैंकिंग सेक्टर 70% से ज्यादा नेशनलाइज बैंक्स के हाथ में है, जहां ये सब इश्यूज अभी भी हैं, तो वो जब तक ये सब करेक्शन नहीं आएगा तो ट्रांसमिशन भी जल्द से जल्द नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस चर्चा को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आपसे और भी तमाम चीजें उर्जित पटेल और इकोनॉमी और ग्रोथ से रिलेटेड बातचीत करेंगे इस चर्चा में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खास चर्चा में आपका स्वागत है और चलिए अब आपको सुनाते हैं राजीव कुमार जो आरबीआई गवर्नर सर्च कमेटी के मेंबर थे, उनका क्या कहना है। उनका ये मानना है कि नए आरबीआई गवर्नर के सामने महंगाई और ग्रोथ में संतुलन बरकरार रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती तो महंगाई और विकास के बीच में संतुलन बनाने की है, क्योंकि इस समय हमारे मुल्क को बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एकमात्र प्रायोरिटी होना चाहिए रोजगार बढ़ाना, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने वही है। मगर वो हो नहीं सकती अगर इन्फ्लेशन
तेज बढ़ जाएगा तो वो नहीं हम लोग कर पाएंगे। और वहीं आईएफएल के चेयरमैन निर्मल जैन के मुताबिक उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर बनाने से बाजार पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। वहीं इनाम ग्रुप के चेयरमैन और मार्केट एक्सपर्ट वल्लभ भंसाली का मानना है कि उर्जित पटेल की सरकार की नीतियों से वो पहले से ही वाकिफ है, इसलिए उनके चुनाव की पहले से ही उम्मीद भी थी। मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूटी है और इसमें कोई बाजार के हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव मुझे इसमें कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये उर्जित पटेल साहब आरबीआई में बहुत सालों से रहे हैं। वो समझते हैं आरबीआई की किस तरह से आरबीआई काम करती है और किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी पे काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यूटी है, तो बाजार जो है वो दूसरे जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं उससे चलेगा। पटेल साहब आरबीआई के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप देखो तो वो और यंग है, तो एक जो यंग डायनामिज्म होता है जो हमने देखा राजन साहब में, वो भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखकर सरकार ने इनका चयन किया होगा और मैं समझता हूँ कि ये काफी सही चयन। एक तो वे भारत और भारत के अर्थतंत्र से लगातार पिछले 25 वर्षों से जुड़े रहे हैं, और दूसरा कि जो नीतियां चल रही थी पिछले 3 साल में उसके भी वो एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। काफी अपेक्षित था, इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई निगेटिव या पॉजिटिव बड़ी बात होने वाली है। देश के सरकार और देश के अर्थतंत्र के वे एक मुख्य भाग हैं, इसलिए उन्हें वो से अलग जाकर तो काम नहीं कर सकते। व्यक्ति बदलता है तो कुछ न कुछ तो बदलेगा, ऐसा मैं बिल्कुल समझता हूं। और वो चाहेंगे कि जो प्रीवियस गवर्नर का रिकॉर्ड रहा है उससे बेटर रिकॉर्ड रहे। बिल्कुल अजय बग्गा जी, यहाँ पर जैसा कि हम सुन रहे हैं तमाम लोगों का ये भी कहना है कि मार्केट जो है इस खबर को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है। आपको क्या लगता है? नहीं, मार्केट आगे बढ़ गया था। थर्सडे से ही उम्मीद थी कि आज अनाउंसमेंट आएगी। रक्षाबंधन के बाद सरकार के फीलर्स आए थे, 4 बजे हम सब तैयार थे, बट फिर आई नहीं खबर और वित्त मंत्री ने कहा कि अभी क्लैरिटी नहीं है और या हमने डिसीजन नहीं लिया है। तो ओवरऑल मार्केट ने डिस्काउंटिंग किया था। ओवरऑल जैसे मैं कह चुका हूं, बॉन्ड मार्केट पे नेगेटिव है क्योंकि थोड़ा हॉकिश है, कंटिन्यूटी रहेगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी। तो बॉन्ड मार्केट थोड़ा आगे बढ़ गया था। मुझे लगता है 10 ईयर यील्ड कुछ रिएक्ट करेंगे मंडे को। एफसीएनआर का रिडेम्पशन है बहुत बड़ा, $20 बिलियन का सितंबर से नवंबर। उधर ये कंटिन्यूटी रहनी बहुत अच्छी है, तो वो हैंडल कर पाएंगे अच्छी तरह। तो रुपी स्टेबिलिटी या रुपी एप्रिसिएशन की आप उम्मीद कर सकते हैं। हमने देखा है कि 66 के करीब ये अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स आके बेच रहे हैं और रुपी को एप्रिशिएट करने से रोक रहे हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव है। तीसरा रहा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एसबीआई के विलय की जो खबर थी वो बहुत पॉजिटिवली स्टॉक मार्केट ने ली थी और हमने देखा बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट आते हुए। अब मंडे थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट आ सकता है, बट एफआईआईज बहुत पॉजिटिवली ये देखेंगे और एफआई फ्लोज ही मार्केट को चला रहा है, लिक्विडिटी चला रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी मैं कहूंगा पॉजिटिव है। लक्ष्मण बग्गा साहब, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। प्रदीप चौधरी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि उनका काफी लंबा अनुभव रहा है, उन्होंने व्यक्तिगत किस तरह से उनका बातचीत होती थी, कैसे रिश्ते थे भी बताया। प्रदीप चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि उर्जित पटेल के लिए एनपीए बैड लोन को मैनेज करना, लगता है प्रदीप चौधरी साहब से हमारा संपर्क कट गया है। बग्गा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि मार्केट इसको काफी हद तक ले चुका है, मान चुका है कि उर्जित पटेल का बनना था, मार्केट रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक जो बात कही जा रही थी कि राजन के कंटिन्यूटी में रहे, निरंतरता बनी रहे, और ये कितना बड़ा चैलेंज आप उर्जित पटेल के लिए मानते हैं? क्योंकि बाजार की अपेक्षाएं कुछ और हैं, सरकार की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हैं, आम लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, तो इन अपेक्षाओं में कितना खरा उतरेंगे, आपको क्या लगता है? जी लक्ष्मण, देखिए, तो जैसे इनका नाम आया था टॉप कंटेंडर्स में, पूरे एनालिसिस चल रहे थे। अब पर्सनालिटी वाइज देखें तो ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है हु शर्क्स द लाइमलाइट। राजन जैसे रॉकस्टार सेंट्रल बैंकर थे, ये डूअर हैं। जैसा कि अजय बग्गा साहब बता रहे थे कि यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज तो होगा कि इन तमाम चीजों को कैसे रोका जाए। लेकिन एक जो चीज मैं थोड़ा सा लेकर के एक चिंतित हूं कि रघुराम राजन जिस स्वतंत्रता के साथ काम करते दिखे पिछले दिनों, हालांकि सरकार के साथ उनके कई बार खट्टे मीठे रिश्ते भी देखने को मिले, उस स्वतंत्रता के साथ उर्जित पटेल काम कर पाएंगे? बग्गा साहब, आपको क्या लगता है, कितनी संभावना है, खासतौर से तब जब एमपीसी बन चुका रहेगा और सरकार के साथ एक बेहतर तालमेल बनाने की चुनौती होगी? देखिए, इनका तालमेल अच्छा है सरकार के साथ। जो बैकरूम खबर आती है
कि इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है सरकार के साथ। एक ये कॉन्सेंशुअल मूव करते हैं, सबको इकट्ठा लेके चलते हैं, अपना नहीं नजरिया थोपते लोगों पर। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगा। एमपीसी बहुत एक इम्पोर्टेंट अब लक्ष्य है, बट यह है कि उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट ने ही एमपीसी की बात निकाली थी। अब 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर रहेंगे गवर्नर आरबीआई, डिप्टी गवर्नर आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी के विशेषज्ञ हैं, जो अभी उर्जित पटेल थे, अब वो अपॉइंटमेंट आएगी, और तीसरा एक और आरबीआई का नॉमिनी, और 3 नॉमिनी सरकार की तरफ से रहेंगे, और कास्टिंग वोट आरबीआई गवर्नर का रहेगा। तो इतना डाइल्यूशन ऑफ पावर नहीं है, उल्टा कॉलेजियल डिसीजन मेकिंग है कि हमने जैसे देखा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी रेट कट की बात कहती थी, राजन साहब ऑलवेज उसको नजरअंदाज कर रहे थे। कई बारी मिनट्स जब निकले तो ये निकला निष्कर्ष। तो ये सब बदलेगा, अब मोर कॉन्सेंशुअल रहेगा। इनके लिए जो मेन मुद्दे हैं, एक तो एनपीए को टैकल करना जो 8.5% अगले मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है, दूसरा ग्रोथ को वापस लाना, तीसरा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। तो अजय सर, जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पर महंगाई और एनपीए, ये सारी जो तमाम चुनौतियां हैं वो उर्जित पटेल के सामने जरूर यहाँ पर होगी, लेकिन देखना होगा सरकार के साथ अच्छे संबंध में है तो इसका कितना फायदा यहाँ पर नए आरबीआई गवर्नर को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप आपका भी और लक्ष्मण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।